वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो में हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे। 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, लेकिन भारत में इसको मनाया जाता है एज अ साइन लैंग्वेज डे। फिर 22 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा गए थे। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है हियो और टाटो 1 हाइडल प्रोजेक्ट का। त्रिपुरा में उन्होंने माता त्रिपुरारी सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स का रिनोवेशन हो रहा है प्रसादा स्कीम के तहत, उसका इनॉग्रेशन किया। फिर 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, इसका उद्घाटन हुआ है विशाखापट्टनम में। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने पासबुक लाइट लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रिब्यूट देते हुए मनोज मुंतशिर, उन्होंने एक म्यूजिकल ड्रामा लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा देश पहले। एशिया की पहली ट्रेन ड्राइवर, ठीक है, सुरेखा यादव, वो इस महीने रिटायर होने वाली हैं, बहुत न्यूज़ में थी। यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे साइबर अटैक हुआ है जिसमें बहुत सारे यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे अफरा तफरी मच गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट इशू किया है जिसमें कहा गया है भारत में जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो हमारे जीडीपी के 8% से भी कम है, ठीक है। और भारत ने क्या किया है, मालदीव सरकार ने जो ट्रेजरी बिल इशू किया था 2019 में, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, यानी कि मालदीव्स की सरकार ये पैसे भारत सरकार को अभी फ़िलहाल वापस नहीं करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है। और स्पोर्ट्स में इटली ने बिली जीन किंग कप 2025 वुमेन टेनिस का जीत लिया है। ये सारा न्यूज़ जो सेलेक्ट किया गया है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेलेक्ट किया गया है और उसी पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाएगा जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो फिर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, विश्व के लिए और हमारे देश के लिए साइन लैंग्वेज डे ये हर साल मनाया जाता है 23 सितंबर को। साइन लैंग्वेज का मतलब होता है ये उनके लिए होता है जो सुन नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी डे होता है पढ़ने का तरीका क्या है, किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को पूरे दुनिया में, ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया था, 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इसको कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, लेकिन हमारे देश में सरकार कहती है कि ये डे मनाया जाता है एज अ साइन लैंग्वेज डे, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज पूछता है या फिर साइन लैंग्वेज डे पूछता है, कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। 23 सितंबर को ही क्यों चुना गया, 23 सितंबर 1951 को द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ, डेफ होता है जो सुन नहीं सकते, उसकी स्थापना की गई। इसीलिए 23 सितंबर के दिन को यूनाइटेड नेशंस ने घोषित कर रखा है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज और भारत में साइन लैंग्वेज डे। भारत में साइन लैंग्वेज डे में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और मेन जो होता है ना वो न्यू दिल्ली में होता है। ये जो आपका सेलिब्रेशन होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, ये आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। आप जानते हो भारत सरकार ने डिसेबल या फिजिकली चैलेंज या फिजिकली हैंडीकैप जो उसका नाम चेंज करके कर दिया है दिव्यांगजन। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो फिर डेज में पढ़ने का तरीका, किस दिन मनाया जाता है और इस साल थीम क्या है। 2025 में इसका थीम है नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स, ठीक है, ये थीम है इस साल का। फिर 22 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, वो ईटानगर में गए थे। मेन मकसद क्या था, फाउंडेशन स्टोन रखना था हियो और टाटो 1 हाइडल प्रोजेक्ट का। हाइडल का मतलब होता है
पानी का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन करना, हिंदी में कहते हैं जल विद्युत परियोजना। इसमें काम का चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। ये दोनों जो प्रोजेक्ट है, हियो हाइडल प्रोजेक्ट और टाटो वन, इसको जॉइंटली डेवलप कर रहा है निपको एंड अरुणाचल प्रदेश, दोनों मिलकर कर रहे हैं। निपको होता है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, ये वो कर रहा है। इसका मतलब निपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेगा। लोकेशन कहाँ है? हियो और टाटो वन दोनों का लोकेशन है शी योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर इसमें से जो भी पावर जनरेट होगा उसमें से 12% पावर जो होगा अरुणाचल प्रदेश को फ्री में मिलेगा, प्लस 1% और लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को दिया जाएगा ताकि वो अरुणाचल प्रदेश में विकास का काम कर सके, ठीक है। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में 40% ऑफ द जितना भारत में हाइडल पावर जनरेशन करने की क्षमता है लगभग उसका 40% सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अभी तक डेवलप हो नहीं पाए हैं, ठीक है। उसी में ये कड़ी है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं हियो हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में। ये 240 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसके 3 यूनिट होंगे और एक यूनिट की क्षमता होगी 80 वाट की, ठीक है। इसका मतलब 3 यूनिट्स लगेंगे 80 वाट्स के, टोटल हो जाएंगे 240 मेगावाट्स। रिवर कौन सा है जिस पर ये बन रहा है? ये रिवर है आपका यारजेप रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है आपका सियोम रिवर की, ठीक है। तो यारजेप रिवर पे ये आपका बन रहा है, जो ट्रिब्यूटरी है सियोम रिवर की। फिर टाटो वन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी क्षमता है 186 मेगावाट की, ठीक है। एक यूनिट होगा 62 मेगावाट का और इसके तरह 3 बनेंगे यूनिट, इसका मतलब टोटल हो जाएगा 186 मेगावाट की। ये किस पे बन रहा है? सियोम रिवर पे। ध्यान ये रखना, हियो जो है वो यारजेप रिवर पे बन रहा है, जो ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है सियोम की। टाटो वन जो है वो सियोम पर ही आपका बन रहा है, ठीक है। दूसरा जो आप ध्यान रखोगे, ध्यान आपको ये रखना है और कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगस्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटो 2, है ना, इसमें बहुत सारे बन रहे हैं इस रिवर पे, टाटो 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो है ना, ये 700 मेगावाट्स की प्रोजेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे 4 यूनिट सेटअप होंगे 175 मेगावाट्स के, ठीक है। टाटो 2 को अभी अप्रूवल दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसका मतलब फाउंडेशन स्टोन में अभी टाइम लगेगा। टाटो 1 को अप्रूवल लास्ट ईयर दिया गया था 2024 में, अब जाके उसका कह सकते हो इनाग्रेशन हो रहा है, अब काम धाम शुरू हो गया। काम धाम तो शुरू हो जाता है ऑफिशियली, अब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर टाटो 1 पूछता है, उसका क्षमता है 186 मेगावाट, रिवर वही है सियोम। अगर टाटो 2 पूछता है, उसका इंस्टॉल कैपेसिटी होगा 700 मेगावाट्स और वो भी आपका सियोम रिवर पे है। और दोनों कहाँ पे हैं? शी योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दोनों को कौन डेवलप करेगा? निपको और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेगा। दोनों ये याद रखिएगा, इसमें डैम नहीं बनाया जाएगा, ये रन ऑफ द रिवर होगा, यानी कि रिवर के फ्लो जो पहाड़ से नीचे उतरती है रिवर, उस फ्लो को यूज़ करके छोटे छोटे आपके चेक डैम बना के, टरबाइन बना के बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो डैम बना के किया जाता है, ठीक है। तो अब जब निपको आ गया है तो थोड़ा सा जान लो। निपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था 1976 में, और इसका मेन मकसद था जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे हाइडल पावर को ये जनरेट करे। ये हाइडल के साथ साथ ना सोलर और विंड वगैरह में भी आपका ये काम करता है, ठीक है। ये सिर्फ हाइडल में ही नहीं है। निपको का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिलोंग, जो राजधानी है मेघालय की, ठीक है। और आप ये याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश है उसके कैपिटल है ईटानगर। तो फिर अरुणाचल प्रदेश के
अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू हैं, ठीक है, वो भी आपके उपस्थित थे इस सेरेमनी में। फिर प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से निकले और वो फिर चले गए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। वहाँ उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया, ठीक है, यही है टेम्पल, पुराना है, इसका रिनोवेशन किया गया है। चलो, सबसे पहले माता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पे है? उदयपुर टाउन ऑफ गोमती डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा, ठीक है। हो सकता है आपसे लोकेशन पूछे ये कहाँ पे है, तो ये उदयपुर टाउन है। राजस्थान में बहुत फेमस आपका डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये उदयपुर टाउन ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। वहाँ पे माता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। भारत में 51 शक्तिपीठ है, ठीक है, उसमें से एक शक्तिपीठ जो है ना वो ये है। ये जो टेम्पल है इसका जो रिनोवेशन किया गया है वो किया गया है अंडर द प्रसाद स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो, प्रसाद इस स्कीम के तहत इनको किया गया है, ठीक है। ये जो प्रसाद स्कीम है इसका फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। देखो, 2014-15 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तब ये जो था ना, ये सिर्फ था PRASAD, ठीक है, इसमें देखो H नहीं था, तो उस समय इसका नाम था पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसमें क्या था, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद क्या था, भारत में ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं आपके, तो क्यों ना गवर्नमेंट का ये स्कीम था, क्यों ना इसको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाए, यानी कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि लोग और आकर्षित हो और यहाँ पे आए, इससे लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो भारत में आइडेंटिफाइड रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है, H नहीं था। अक्टूबर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसमें वर्ड ऐड कर दिया हेरिटेज ऐड कर दिया, तो ये बेसिकली प्रसाद की जगह क्या हो गया, यहाँ पे H लगा दिया गया, ठीक है। आज हम इस स्कीम को जानते हैं पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो फिर नोडल बॉडी कौन है इसको, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जहाँ पे वो आइडेंटिफाइड रिलीजियस स्ट्रक्चर है जहाँ पे टूरिज्म होता है, उसको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि टूरिज्म के लिए रूप में उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। फिर 22 सितंबर को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका स्टार्ट हुआ है 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस आप देखो, ये चलेगा आपका 22 और 23 सितंबर को, ठीक है। तो फिर इस तरह का जब भी कोई चीज़ होता है तो फिर पढ़ने का तरीका क्या है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, ये देखिए, शुरुआत में इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। तो पहले इसने इसको स्टार्ट किया और इसके साथ यानी कि मेन जो बॉडी है ना वो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इसके साथ साथ इसमें अब शामिल है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मेन तो देखो ये करता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के साथ, और हर साल किसी एक स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ को होस्ट बन जाते हैं। अब क्योंकि इस बार विशाखापट्टनम में हो रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड मेइटी
यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम में आयोजित किया है। ठीक है, ड्यूरेशन स्किप मार सकते हैं, वैसे जानकारी के लिए 22 और 23 सितंबर को हो रहा है। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, वो किस बिल्डिंग में हो रहा है वो सब कोई ज़रूरत नहीं होता है। फिर इसका इनाग्रेशन किसने किया, ये भी काम का होता है। अब देखो विशाखापट्टनम में हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के सीएम हैं। इनको जब पहले ये सीएम बने थे आंध्र प्रदेश के, तो इन्होंने हैदराबाद को साइबराबाद बना दिया था। आईटी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, तो इसलिए इसका इनाग्रेशन चंद्रबाबू नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। जितेंद्र सिंह कौन है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इन्हीं के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो चंद्रबाबू नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिलकर इसका इनाग्रेशन किया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी आपका ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होगा तो भारत सरकार नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस वो भी देता है। वो अवार्ड्स हम स्किप मार सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कल दिया जाएगा 23 सितंबर को। ठीक है, देखो ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस refers to the use of information, communication and telecommunication technologies, इसको ICT बोलते हैं, information, communication and telecommunication technologies at all level of government in order to provide services to the citizens, interaction with the business and communication and exchange of information between different agencies of the government in a speedy, convenient, efficient and transparent manner। सीधी सी बात है, कॉपी कलम के जगह पे, फाइल के जगह पे अब सारा चीज़ जो होगा ना वो ऑनलाइन हुआ करेगा। उसी को कहते हैं ई गवर्नेंस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस का जो भी काम है, गवर्नेंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो भारत सरकार या कोई भी सरकार रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से काम करता है। तो सारा काम पेन और पेपर के थ्रू अब नहीं होगा, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक होगा। इससे आप जानते हो समय बचता है, करप्शन कम होता है और इफ़िशियंसी बढ़ती है। तो इसीलिए नेशनल ई गवर्नेंस प्रमोट किया जा रहा है भारत में। ये याद रखना, जो पहला नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1997 में हुआ था और उसके बाद से हर साल इसको आयोजित किया जा रहा है। और इस बार कहाँ पे हो रहा है? विशाखापट्टनम। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने लॉन्च किया है पासबुक लाइट। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे बना देगा, पासबुक लाइट किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने, पीएनबी ने, इसने, उसने। हमारा आंसर क्या होगा? ईपीएफओ। ईपीएफओ होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और उसके मिनिस्टर मनसुख मांडविया है ना। तो फिर ईपीएफओ ने लॉन्च किया है पासबुक लाइट फैसिलिटी ऑन इट्स मेंबर्स पोर्टल। अब क्या होगा, जो भी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है वो अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, और सारा देख लेंगे कितना पैसा उनके अकाउंट में जमा हुआ है, कितना उन्होंने विड्रॉ किया है, कितना उन्होंने एडवांस किया है। पहले क्या होता था, उनको जाके पहले पासबुक के पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता था, फिर वहाँ पे देखना पड़ता है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पे आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये पीपीएफओ ने एक अच्छा सा सुधार का काम किया है। हमें सिर्फ यही याद रखना है, पासबुक लाइट किसने लॉन्च किया है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लें। जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेटअप किया गया था 15 नवंबर 1951 को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से। फिर 1952 में पार्लियामेंट ने आपका एक कानून पास किया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में। ठीक है, और फिर ईपीएफओ को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ना वो बॉडी जिसका क्रिएशन हुआ है लॉ से। लॉ का मतलब हुआ, लॉ बनाने का अधिकार हमारे देश में लेजिस्लेचर को होता है, विधायिका को होता है। सेंट्रल में हो गया आपका पार्लियामेंट और स्टेट में आप सुनते हो लेजिस्लेटिव
असेंबली और जहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों मिलके करते हैं। जो भी लॉ के द्वारा संस्था बनाई जाती है उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब क्योंकि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इसको पार्लियामेंट ने पास किया, जिसमें ईपीएफओ बनाने का प्रावधान था, इसीलिए ईपीएफओ आपका हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, यानी कि वो पहले से था, उसको रैशनलाइज कर दिया, लीगलाइज कर दिया। एक देखो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, नाम से ही लगता है, जिसको संविधान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इसलिए ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ठीक है, तो ईपीएफओ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और अभी मिनिस्टर का मनसुख मांडविया हैं, जो आपके खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, ईपीएफओ को मैनेज करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वो सारी कंपनियां हैं जो ईपीएफओ स्कीम के तहत आती हैं। ठीक है, ईपीएफओ एडमिनिस्टर करता है 3 स्कीम को, ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, ईपीएस एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम एंड ईडीएलआई एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। 3 स्कीम है, ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई। अभी ध्यान क्या रखना है, भारत में कहा जाता है जो भी कंपनी है जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो ईपीएफओ के अंदर आएगा। लेकिन इसमें, ठीक है, वहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ को कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है हर महीने, और कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है जो वहाँ पे एम्प्लॉयर हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई काम करता है वहाँ पे और 20 से ज़्यादा वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है, ये प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर वालों के लिए होता है ना। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको, आपके लिए जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो वो, और आपके अकाउंट से हर महीने एक निश्चित अमाउंट कटता है। ये फिर चला जाता है ईपीएफओ के पास। ईपीएफओ इस पर हर साल आपका इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, फिर वो पैसे जमा हो जाते हैं, फिर उसका शेयर्स होता है। कुछ पैसे चला जाता है ईपीएफ में, उसमें से कुछ पैसे चला जाता है ईपीएस में, और कुछ पैसे चले जाते हैं ईडीएलआई में। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये होता है जब आप रिटायर हो जाओगे तो पैसे सारे आपको इकट्ठे करके मिल जाएंगे। ईपीएस में होता है कि अगर सपोज करो वो आदमी, उसका डेथ हो गया, तो फिर उसके फैमिली मेम्बर को उसमें से पेंशन मिलेगा। ठीक है, इसी तरह है आपका एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। 3 है, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरा देश पहले, याद रखना 17 सितंबर को मोदी साहब का जन्मदिन होता है, और 17 सितंबर के वीडियो में कवर भी किया हुआ है। चलो जीते हैं, एक फिल्म थी जिसको पहले अवार्ड भी मिल चुका है, उसको फिर से रिलीज़ किया गया था। वो नरेंद्र मोदी साहब के जीवन पे आधारित था, एक उसके इंस्पिरेशन पे था। वो है 17 सितंबर के वीडियो में है। इसी तरह से, क्योंकि मोदी साहब का इसलिए थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, अदरवाइज हम लोग स्किप मार देते हैं। मेरा देश पहले एक म्यूज़िकल प्रोडक्शन है। ठीक है, इसको लिखा है मनोज मुंतशिर ने। ये लिरिसिस्ट हैं, लिरिसिस्ट मतलब फिल्म में गाना वगैरह लिखते हैं, और स्क्रीन राइटर भी हैं। ठीक है, बॉलीवुड के हैं, और उन्होंने खुद इसमें परफॉर्म भी किया है म्यूजिकल ड्रामा में, और ये समर्पित है नरेंद्र मोदी जी के लाइफ से। इसको दिल्ली में प्रीमियर किया गया था, और भारत के बहुत सारे एरिया में, शहरों में भी इसका मंचन किया गया था। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है इसलिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज स्किप मार देते हैं। और 17th वीडियो में चलो जीते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है, लेकिन ये काम का है। एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट मतलब ट्रेन ड्राइवर को बोलते हैं, सुरेखा यादव इस महीने रिटायर होने वाली है सितंबर में। ये काम का न्यूज़ है। ठीक है, ये वाला काम का है। सुरेखा यादव जो एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं, वो 30 सितंबर को रिटायर होंगी। ठीक है, बस नाम याद रखना और कुछ नहीं। ये स्टाफ है सेंट्रल रेलवे का। रेलवे के 17 जोन्स हैं, उसमें से एक जोन है आपका सेंट्रल रेलवे। ठीक है, सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, ये याद रखिएगा। फिर जोन्स को ना डिविजन्स में बांट दिया गया है। ठीक है, मंडल में बांट दिया गया है। तो सेंट्रल रेलवे के अंदर जो डिवीज़न है, एक है मुंबई, नागपुर, शोलापुर, भुसावल और पुणे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सेंट्रल रेलवे के 5 डिवीजन्स है। वैसे याद रखना, टोटल जो डिवीज़न है भारत में रेलवेज़ के 69, और 69th कौन था? जम्मू, जो नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आता है। इसका प्राइम मिनिस्टर ने इसी साल उद्घाटन किया था, ये याद रखिएगा। तो 69th जो हमारा इंडियन रेलवे का रेलवे डिवीज़न था, वो जम्मू था, जो नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आता है। फिर अब क्योंकि सुरेखा यादव के बारे में कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, भारत में पहला रेलवे स्टेशन जो टोटली वेमेन के द्वारा मैनेज किया गया, वो था माटुंगा, मुंबई में। ये जुलाई 2017 में हुआ था। इसमें थोड़ा पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न भी होगा आपको, लेकिन कन्फ्यूज़न मत रखना। कन्फ्यूज़न इसलिए नहीं है क्योंकि माटुंगा जो है वो पहला है, और ये एक सबर्बन स्टेशन है शहर के पास। ठीक है, मेन लाइन स्टेशन की अगर बात करो तो पहला मेन लाइन स्टेशन मैन्ड बाय वुमेन वो गांधीनगर स्टेशन है जयपुर का। तो अगर आप टाइप करोगे फर्स्ट रेलवे स्टेशन मैन्ड बाय वुमेन, कहीं आपको माटुंगा भी दिख जाएगा, कहीं आपको गांधीनगर स्टेशन जयपुर भी दिख जाएगा, लेकिन टेक्निकली माटुंगा करेक्ट आंसर है, भले वो एक सबर्बन स्टेशन क्यों ना हो। हाँ, अगर क्वेश्चन फ्रेम करता और पूछता है फर्स्ट मेन लाइन स्टेशन मैन्ड बाय वुमेन, तब गांधीनगर स्टेशन जयपुर होगा। अदरवाइज आंसर हमारा क्या होगा? माटुंगा। ठीक है, ठीक है। फिर एक न्यूज़ आया था, यूरोप के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे साइबर अटैक हुआ और वहाँ पे काम ठप हो गया, अफरा तफरी मच गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। ठीक है, थोड़ा इस तरह का जो आउट ऑफ द वे होता है, थोड़ा सा उसको कभी कभार पूछ लिया करता है, तो इसको हम लोग टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखिएगा, एक कंपनी है RTX। ठीक है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है कॉलिन एरोस्पेस लिमिटेड। ये ना सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है एयरपोर्ट्स पे, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर चेक इन एंड बोर्डिंग सिस्टम। तो जब आप एयरपोर्ट पे चेक इन करते हो, सामान अपना है ना देते हो उसको, ताकि वो कहीं पे सामान आपका रखेगा, आपके प्लेन तक आपका सामान चला जाएगा। ये सारा जो सॉफ्टवेयर है वो कॉलिन एरोस्पेस लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा था। यूरोप के मेजर एयरपोर्ट टर्मिनल जैसे हीथ्रो लंदन में है, बर्लिन में है, ब्रसल्स वगैरह में है, कॉलिन एरोस्पेस लिमिटेड पर ही साइबर अटैक हुआ और इसका पूरा ये सिस्टम ही ठप पड़ गया। इसके कारण ना चेक इन हो पा रहा था, ना बोर्डिंग सिस्टम काम कर रहा था। इससे अफरा तफरी मच गई और फ्लाइट्स फिर डिले होना शुरू हो गया। यही था। हमारे देश की सरकार ने कहा कि कॉलिन एरोस्पेस लिमिटेड का सॉफ्टवेयर यूज़ करता है दिल्ली एयरपोर्ट, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अब क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने न्यूज़ में दे दिया, इसीलिए हम लोग थोड़ा याद कर रहे हैं, अदरवाइज शायद स्किप मार देते। काम का चीज़ क्या है? अमित शाह। इन्होंने इनाग्रेट किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम 5 और एयरपोर्ट में। इसको डिटेल में 12 सितंबर के वीडियो में कवर किया गया, काइंडली इसको देख लो, ये ज़्यादा काम का है अमित शाह वाला। ठीक है, नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमारे GDP का 8% से कम है। ठीक है, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट पहले
ठीक है। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है और क्यों इसको हम लोग कवर कर रहे हैं? जैसे कोई भी सामान बना, सामान जब बन गया, अब सामान को वहाँ से ले जाके आपको कंज्यूमर तक पहुँचाना है। सामान पैक होगा फैक्ट्री से, ट्रक से वो निकलेगा। हो सकता है वो जहाज़ पे बैठे फिर अमेरिका चला जाए, वहाँ पे वेयर हाउस में वो सब आपका रखा जाएगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से छोटे छोटे दुकानदार तक जाएगा, फिर वहाँ से वो चला जाएगा आपका कंज्यूमर के पास। ये जो पूरा कॉस्ट है आपके सामान को फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाने में, इसी को कहते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। जिसका जितना बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर होगा, वेयर हाउस फीस वगैरह कम होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। इसका मतलब कंपनी जब भी अपना सामान बेचता है तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी जोड़ता है। जिसका कम होगा, कंपनी का सामान ज़्यादा सस्ता होगा तो मार्केट में ज़्यादा बिकने की संभावना है। जो भी कंपनी एफिशिएंट होती है वो सबसे पहले कोशिश क्या करती है, अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करे। चाइना आज देखो वर्ल्ड का फैक्ट्री है, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है। चाइना का जो ये स्टेटस है वर्ल्ड में कि वो दुनिया में सबसे सस्ता सामान प्रोडक्शन करता ही नहीं, आपके घर तक पहुंचाता है। उसमें एक बहुत बड़ा काम है कि उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। एफिशिएंट है वो लोग, इसको अच्छे से मैनेज करते हैं। भारत सरकार भी चाहता है कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, तभी इंडियन गुड्स compete कर पाएगा दूसरे के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, क्योंकि बाहर वाली जो रिपोर्ट्स आते थे वो कहते थे भारत सरकार का भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो लगभग 12-13% ऑफ जीडीपी है, जो बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसने भारत के टॉप रिसर्च संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये सब फुल फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसको कहा आप साइंटिफिक तरीके से स्टडी करो और ये बताओ भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना होता है। तो फिर NCAER के इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, और उन्होंने कहा कि भारत में ये लगभग आता है 7.97%। इसका मतलब भारत में पहले जो कहते थे कि बहुत महंगा है लॉजिस्टिक, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले आना, वो एक्चुअली वैसा है नहीं और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इस पर काम किए हैं इसको कम करने के लिए। ठीक है, यही है। अब देखो थोड़ा एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखो क्या होता है। पहला पहला जो क्वेश्चन पूछेगा ना, असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, ये रिपोर्ट किसने जारी किया? ये रिपोर्ट देखो जारी किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सॉरी, रिपोर्ट उसने जारी किया है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट को प्रिपेयर किसने किया है? देखना, ये दोनों पे गलती होती है। अगर पूछता है रिपोर्ट किसने जारी किया, रिलीज द रिपोर्ट, रिलीज्ड वर्ड होगा तब तो DPIIT होगा। प्रिपेयर्ड किसने तैयार किया, ये वर्ड पूछेगा तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। हम लोग इस बातों पे ध्यान नहीं देते, इस शब्द पे गलत हो गया आ जाता है। ठीक है, ये इसमें याद रखना है। और थोड़ा टफ बनाएगा, कितना परसेंट है, 8% या 7.9% टू बी प्रिसाइज, ये इसमें याद रखना है। फिर इकोनॉमिक्स के न्यूज़ में, भारत सरकार ने मालदीव्स के T-बिल्स का जो रिपेमेंट था उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। T-बिल्स होता है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, इसके बारे में डिटेल एक अलग सा वीडियो करेंगे। ट्रेजरी बिल्स बेसिकली एक तरह का गवर्नमेंट डेट पेपर है, सरकारी कर्ज होता है जिसका टेन्योर जो होता है 1 साल से कम का होता है। 2019 में मालदीव्स का हालत बहुत ही ख़राब है। 2019 में मालदीव्स की गवर्नमेंट ने
$50 मिलियन का, डॉलर जब बोलते हैं ना अमेरिकन डॉलर सारे, $50 मिलियन का टी बिल इशू किया था, ठीक है। और इसको बाई किया था एसबीआई ने। अब टी बिल से लेस देन 1 ईयर का होता है, इसका मतलब क्या होगा, 1 साल के बाद मालदीव्स की गवर्नमेंट जो है एसबीआई को उतने पैसे पे कर देगी, उसका कर्ज क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मालदीव्स की सरकार 19 के बाद, याद रखना, कोविड आ गया और मालदीव्स की इकॉनमी टोटली डिपेंडेंट है टूरिज़्म पे, तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसने कहा ठीक है आपके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को कहा हर साल ना इसको आगे बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, एक्सटेंशन करते चले जाओ। 2019 के बाद से, मतलब 2020 में होना चाहिए था ये, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये न्यूज़ था, ठीक है। बैंक कौन था जिसने इसको बाय किया था, एसबीआई। रोल ओवर किसका हुआ है, मालदीवियन गवर्नमेंट का। ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेजरी बिल्स, इसको एक अलग से करेंगे, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया है लार्ज शिप्स को, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जारी किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें कहा गया भारत में जो बड़े जहाज होंगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया। किस कैटेगरी के अंदर, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। फिर वो लॉजिस्टिक्स वर्ड आ गया, क्योंकि शिप से ही तो सामान भेजोगे बाहर, लॉजिस्टिक्स का ही तो काम है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफाइन किया गया है, यही ट्रिकी है, यही याद करना है। डेफिनेशन में कहा गया है लार्ज शिप, इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के लिए वो लार्ज शिप कौन होगा, वो कोई कमर्शियल शिप होगा। कमर्शियल का मतलब होता है जो बिजनेस के लिए करता है, जिसका ग्रॉस टनेज होगा 10,000 या उससे ज़्यादा, और जिसका मालिक कोई भारतीय होगा या भारतीय झंडे के अंदर होगा, रजिस्ट्रेशन उसका हिंदुस्तान में हुआ होगा। अगर ये नहीं तो फिर वो एक कमर्शियल वेसल होगा, जहाज होगा, जिसका ग्रॉस टनेज होगा 1500 या ज़्यादा उससे, लेकिन वो बना होगा कहाँ पे, भारत में, और उसका मालिक कौन होगा, इंडियन होगा। देखो, पहला डेफिनेशन है लार्ज शिप्स, जिसका ग्रॉस टनेज 10,000 या मोर, इसका मतलब ये साउथ कोरिया में भी बन के आया होगा, ठीक है। क्योंकि पहले वाले डेफिनेशन में ओरिजिन का कोई मतलब नहीं है, कहाँ पे बना कोई चर्चा नहीं है, और सिर्फ ये कह रहा है कि इसका ओनर भारतीय होना चाहिए। दूसरे में देखो उसने डाल दिया वो भारत में निर्मित होगा, क्योंकि अभी भारत में शिप्स बनाने की क्षमता उतनी डेवलप नहीं हुई जो साउथ कोरिया और चाइना की है। भारत सरकार इस पर काम कर रहा है, तो वो कहता है कि अगर भारत में बना हुआ इस तरह का जहाज़ तो टनेज का क्लासिफिकेशन 1500, देखो कितना अंतर है, छोटी जहाज ही होगी। और लेकिन मालिक कौन होगा, इंडियन। जहाँ पे जहाज बनता है उसको हम लोग कहते हैं शिपयार्ड्स। शिपयार्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे रखा है। तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, वो कंपनी जो शिप बिल्डर्स है या वो जो वेसल्स है, सॉरी, वो अब ईसीबी कर सकता है। ईसीबी होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है। अब वो ईसीबी के लिए ज़्यादा बोरो कर सकते हैं ईसीबी के तहत। ईसीबी होता है थोड़ा यही काम का चीज़ है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नाम से लगता है। एक्सटर्नल का मतलब इंडिया से बाहर, कमर्शियल का मतलब होगा मार्केट के रेट पे, बोरोइंग का मतलब उधार। तो इंडिया से बाहर आपने उधार लिया मार्केट रेट पे, इंडिया से बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधार लेता है, उसको कहते हैं सॉवरेन बोरोइंग। लेकिन अगर इंडियन कंपनी इंडिया से बाहर आपका उधार लेना चाहता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक ऑप्शन ये है। लेकिन जब भी इंडिया से बाहर आप उधार लीजिएगा तो फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि भारत में फॉरेन एक्सचेंज कम थे तो इसके लिए परमिशन आपको आरबीआई से लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट कौन करता है, आरबीआई। फिर आरबीआई ने क्या किया, इस रूट को आसान बनाने के लिए उसने कहा ठीक है इंडिया से बाहर बोरो करो,
हम दो रूल बनाते हैं, एक होगा अप्रूवल रूट और एक होगा ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक का मतलब है अगर आप ये सारा क्राइटेरिया पूरा करते हो तो फिर एक बार आप जो है ना हमसे बगैर पूछे जाके इतना तक बाहर से बोरो कर लो। अप्रूवल का मतलब होता है पहले आप अपना प्रपोजल हमें दो, हम देखेंगे रूल्स के हिसाब से सही है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको ये परमिशन मिले या ना मिले। इसका मतलब आरबीआई के पास जाने का मतलब आपका हो गया कि भाई आराम से बैठे रहो, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, जब आपको ज़रूरत होगी, जब आपको लगता है कि मार्केट में सस्ता पैसा मिल सकता है, आप जा सकते हो। अब जो लार्ज वेसल है उसकी कंपनी जो है, जो उसका ओनर है, अब ईसीबी के तहत वो एक फाइनेंशियल ईयर में $750 मिलियन तक का बोरोइंग कर सकता है बगैर आरबीआई से पूछे। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है $750 मिलियन, और इक्वलेंट का मतलब है आप यूरो में अगर लेना चाहते हो तो फिर उस समय कैलकुलेशन कर लो एक्सचेंज रेट कितना है, तो उतने वैल्यू का यूरो ले सकते हो, उतने वैल्यू का जापानीज ले सकते हो, जापानीज येन ले सकते हो। युआन में तो इंडियन कंपनी शायद नहीं लेता, जो भी है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के तहत ज़्यादा बोरो करने का अधिकार मिल जाएगा अंडर द ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए सेटअप कर रखता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लिमिटेड कंपनी। ये बहुत लंबे समय तक बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अब ये जो कंपनी है जिनके पास लार्ज वेसल्स हैं, शिप्स हैं, वो भी अब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लिमिटेड से लंबे समय के लिए कम ब्याज पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो इमीडिएट फ़ायदा इनका होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैट कहता है पूरे ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में इंडिया का रैंक 0.06%, मतलब कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है अमृतकाल विजन। आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। ठीक है, उसी में एक अमृतकाल विजन है। 2047 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है वर्ल्ड के टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्रीज में इंडिया का भी नाम होना चाहिए, जो अभी कहीं नहीं है भारत का। इसका मतलब भारत एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग कंट्री के रूप में उभरे, ताकि हमें चाइनीज़, कोरियन, उनके वेसल्स पे डिपेंडेंसी ना रहे। और देखो अभी सबसे बड़ी खतरा क्या है, अमेरिका ने आपका नयारा, याद है ना, जो रशियन ऑयल जाइंट, उसका रोजनेफ्ट का एक सब्सिडरी कंपनी है वडोदरा में, उस पर उसने सैंक्शन लगा दिया। क्यों? वो यूक्रेन वॉर के कारण। अब चक्कर क्या हो गया है, नयारा एनर्जी को जो क्रूड ऑयल आएगा वो कोई कंपनी सप्लाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस जहाज से क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाएगा नयारा एनर्जी को, उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। अगर भारत का अपना शिप्स होता तो अमेरिका सैंक्शन लगाए ना लगाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए भारत सरकार चाहता है कि भारत के पास अपना टैंकर होना चाहिए, अपना शिप्स होना चाहिए, हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो ये टारगेट सेट किया है कि वर्ल्ड के टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्रीज़ में भारत होना चाहिए बाय 2047। ये सब उसी के लिए धीरे धीरे किया जा रहा है। ठीक है, इसी में देखिए स्पोर्ट्स का, इटली ने जीता बिली जीन किंग्स कप 2025। जैसे देखो टेनिस में यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, आपका विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 तो आपके ग्रैंड स्लैम हैं। या फिर देखो हर हफ्ते कहीं ना कहीं आपके टूर्नामेंट चलते रहते हैं। टेनिस में अधिकतर इंडिविजुअल इवेंट्स होता है। ठीक है, प्लेयर अपने अपने लिए खेलते हैं, लेकिन टेनिस में ना टीम इवेंट्स भी हैं, यहाँ पे देश खेलता है। जैसे मेंस में आपका है डेविस कप, इसमें देश खेलता है। जैसे अभी भारत ने स्विट्जरलैंड को हरा के क्वालिफाई किया ना आगे के लिए। मेंस में होता है टीम इवेंट, उसको कहते हैं डेविस कप। उसी तरह वेमेन टेनिस में होता है बिली जीन किंग कप। देखो सारे वेमेन्स हैं, है ना। तो इटली ने आपका छठी बार
बिली जीन किंग्स कप 2025 जीता है। ठीक है, उसने फाइनल में हरा दिया अमेरिका को 2-0 से और उसने जीत लिया बिली जीन किंग कप छठी बार। 2024 में भी इटली ने ही ये कप जीता था। इसका मतलब उसने अपने टाइटल का सक्सेसफुली डिफेंड किया और अब टोटल जीतने वाले वो कितने हो गए, 6। लेकिन अभी भी याद रखना, सबसे ज़्यादा जीतने का रिकॉर्ड जो है ना यूएसए का है, 18 बार वो जीत चुकी है यूएस की टीम। ठीक है, ये जो बिली जीन कप फाइनल होता है, फाइनल में होता है ना 8 कंट्रीज खेलते हैं और क्वालिफिकेशन राउंड्स होता है, उसमें जो 8 आते हैं जीत के आते हैं वो 8 खेलते हैं। राउंड रॉबिन मैच होता है, टॉप 2 जो होते हैं फिर फाइनल्स खेलते हैं, उसको बोलते हैं बिली जीन कप किंग कप फाइनल्स। ठीक है, इस बार जो बिली जीन किंग कप फाइनल 2025 वो आपका चाइना में हुआ था, शेंजन में। ठीक है, और वहाँ पे इटली ने फाइनल में हरा दिया अमेरिका को। बिली जीन किंग कप जो है ये प्रीमियर वुमेन टीम टेनिस चैंपियनशिप है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। डेविस कप जैसे मेंस में होता है उसी को देखा देखी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने सॉरी स्टार्ट किया एक टीम प्रतियोगिता वुमेन टेनिस में, उसका नाम रखा फेडरेशन कप 1963 में। फिर इसके स्वरूप में चेंज किया गया। ठीक है, और फिर इसका नाम रखा गया फेड कप 1995 में। बाद में 2020 में इसका नाम कर दिया गया बिली जीन किंग कप। बिली जीन कौन है, ये वुमेन टेनिस में आप मानो लेजेंड है। प्रोफेशनल वुमेन टेनिस की शुरुआत करने का श्रेय भी बिली जीन किंग को ही दिया जाता है। अमेरिकन है ये लेडी है, उसी के नाम पे ये स्टार्ट किया गया है आपका बिली जीन किंग कप। और सबसे ज़्यादा जीतने वाला देश कौन है, USA। और इस बार कौन जीता, इटली। ठीक है, आज के वीडियो में ये काम के न्यूज़ थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।